1971 की बहार। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा खून में डूब रहा था। आज हम एक ऐसी कहानी समझने वाले हैं जिसके बारे में आम तौर पर खुलकर बात नहीं होती। एक सच्चा एस्पियोनाज थ्रिलर, एक नए देश का जन्म अंधेरों में कैसे हुआ। जिन लोगों ने ये किया उनका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, और सच कहूं तो उनका मकसद भी यही था कि उन्हें कोई न जाने। मामला शुरू हुआ था एक चुनावी विवाद से, पर देखते ही देखते ये एक सिस्टमैटिक कत्लेआम में बदल गया। पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, शायर, आम लोग सब एक साजिश का शिकार हो रहे थे। उस वक्त एक अमेरिकन डिप्लोमैट थे, आर्चर ब्लड। उन्होंने वॉशिंगटन को जो रिपोर्ट भेजी उसके शब्द सच में झकझोर देने वाले थे। उन्होंने लिखा था कि उनकी सरकार ने वो कर दिखाया है जिसे दुनिया नैतिक दिवालियापन कहती है, पर उस वक्त उनकी इस आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। और ये अनसुनापन सबसे ज्यादा भारी पड़ा 25 मार्च 1971 की उस काली रात को। एक ऐसी रात जिसने पूरे सबकॉन्टिनेंट का इतिहास बदल दिया। रात के घने अंधेरे में पाकिस्तानी आर्मी के ट्रक्स बिना किसी आहट के ढाका यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और उसे घेर लेते हैं। अंदर सो रहे मासूम स्टूडेंट्स को अंदाजा भी नहीं था कि ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हो चुका है। सुबह होते होते सिर्फ एक ही रात में करीबन 7,000 मासूम बंगालीज मार दिए गए। एक रात और 7,000 जाने। पर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले महीनों में ये वायलेंस इतना गहरा होता गया कि 3 लाख से लेकर 30 लाख तक लोग मारे गए और लाखों औरतें इस दरिंदगी का शिकार हुईं। अब इस सबका नतीजा क्या निकला होगा? आंकड़ा सुनिए, 99 लाख, 99 लाख रेफ्यूजीज। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए उस मंजर को, जहां एक ही दिन में 1 लाख लोग अपनी जान बचाने के लिए सरहदें पार कर रहे हों। जब तक ये सब खत्म हुआ, करीब 9.9 मिलियन लोग इंडिया आ चुके थे। अगर पर्सपेक्टिव के लिए देखें तो वर्ल्ड वॉर II के बाद ये सबसे बड़ा सिंगल ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट था। इन लोगों को पनाह देने के लिए इंडिया में 825 रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए। हालात इतने खराब थे कि छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे मॉनसून के कीचड़ में बीमार पड़ रहे थे। तबीयत बिगड़ रही थी और दबाव बढ़ रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ से डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए कहा, पर मानेकशॉ ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि फौज अभी तैयार नहीं है, उन्हें तैयारी के लिए पूरे 6 महीने चाहिए। लेकिन इन्हीं 6 महीनों में एक दूसरे शख्स ने अंधेरे में अपना काम शुरू किया। न्यू दिल्ली का एक ऐसा स्पाई मास्टर जो किसी को नजर नहीं आता था, रामेश्वर नाथ काओ। अब यहाँ पर एक सबसे दिलचस्प बात समझने वाली है। इन बिगड़ते हालात से काओ बिल्कुल हैरान नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये क्राइसिस पहले ही देख लिया था। पहली गोली चलने से पूरे 2 साल पहले अप्रैल 1969 में ही उन्होंने एक क्लासिफाइड केबल में गवर्नमेंट को वार्न कर दिया था कि ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर आएगा, अलगाव होगा, और उनकी ये प्रिडिक्शन एकदम सटीक निकली। अगर हम इनके डीक्लासिफाइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो आपको समझ आएगा कि ये इंसान आखिर था कौन। उन्होंने 1968 में रॉ की नींव रखी थी। बनारस के कश्मीरी पंडित, इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर और जवाहरलाल नेहरू के फॉर्मर पर्सनल बॉडीगार्ड। ये एक ऐसे इंसान थे जो कैमरास से बचते थे, कभी इंटरव्यू नहीं देते थे। ग्लोबल इंटेलिजेंस की दुनिया में इनका नाम एक लेजेंड था। यहाँ तक कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट और CIA डायरेक्टर जॉर्ज H.W. बुश ने उन्हें एक काउबॉय की मूर्ति गिफ्ट की थी, जिसके बाद से दुनिया उनकी एलीट टीम को काउबॉयज के नाम से जानने लगी। और इन्हीं काउबॉयज ने शुरू किया एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जो शायद ही आपको हिस्ट्री की आम किताबों में मिले। 15 मई 1971, ऑपरेशन जैकपॉट। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा और मेघालय के घने जंगलों में अचानक से एक इनविजिबल ट्रेनिंग शुरू हो गई। आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली दुनिया की नज़रों में यह ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं, पर सच तो ये था कि रॉ और इंडियन आर्मी मिलकर इंडियन जमीन पर एक ऐसी फॉरेन आर्मी खड़ी कर रहे थे जिस देश का दुनिया के नक्शे पर अभी तक कोई वजूद ही नहीं था। ये ट्रेनिंग बेहद सटीक और प्रोफेशनल थी। इसका सिलेबस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट था। हथियार चलाने से लेकर एम्बुशेस यानी घात लगाकर हमले करना, तोड़फोड़ और मॉर्स कोड तक सब सिखाया जा रहा था। और मॉर्स कोड में भी स्पीड चाहिए थी, कम से कम 6 शब्द प्रति मिनट की। ये ऑपरेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि जुलाई आते आते हर महीने 12,000 फाइटर्स और सितंबर तक हर महीने 20,000 फाइटर्स ट्रेन होने लगे थे।
जब उन हथियारों की जरूरत पड़ी जो इंडिया डायरेक्टली नहीं दे सकता था, तो खाओ ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने इजराइल की मोसाद के साथ एक खुफिया बैक चैनल बनाया। ध्यान दीजिए, ये वो इजराइल था जिसे तब इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था। वहां से इटालियन हाउइट्जर्स और डकोटा एयरक्राफ्ट्स लाए गए। रॉ ऑफिसर्स जैसे बिराजानंदा चौधरी रात के अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस करके बंकर्स खोद रहे थे। उनकी बेटी बताती हैं कि उन्हें वो डर याद नहीं, उन्हें याद है बस गीली मिट्टी, गन पाउडर की खुशबू और अपने पिता के कंधों पर दिखने वाला वो भारी तनाव। लेकिन जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, एक और अदृश्य युद्ध चल रहा था, और वो था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जाल। इस शैडो वॉर में मुक्ति बाहिनी ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले शुरू किए। रेलवे लाइंस, फ्यूल डेपोज, सब बिना किसी ट्रेस के तबाह किए जा रहे थे। और मिस इन्फॉर्मेशन तो एक बड़ा हथियार बन चुका था। मिसाल के तौर पर, जब सिर्फ 450 इंडियन पैराट्रूपर्स ग्राउंड पर उतरे, तो खाओ ने मीडिया में, खासतौर पे बीबीसी को, जानबूझकर 4500 का आंकड़ा लीक कर दिया, पूरा 10 गुना ज्यादा। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी जनरल्स पूरी तरह पैनिक में आ गए। उन्हें लगा एक विशाल फौज उन पर हमला करने आ रही है। फॉग ऑफ वॉर क्रिएट करने में खाओ के जैसा मास्टर और कोई नहीं था। और फिर इन 9 महीने की अदृश्य शैडो वॉरफेयर के बाद आखिरकार वो वक्त आया जब ये युद्ध दुनिया की नज़रों के सामने ऑफिशियल हो गया। दिसंबर 1971 की वो मशहूर जंग जो सिर्फ 13 दिन चली। इसके आगे बढ़ने की रफ्तार सच में हैरतअंगेज थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने वेस्टर्न इंडिया के एयरफील्ड्स पर बमबारी की, जिसके तुरंत बाद 3 अलग दिशाओं से इंडियन आर्मी आगे बढ़ी और समुद्र में आईएनएस विक्रांत ने पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए। 14 दिसंबर को तो इंडियन एयरफोर्स ने ढाका के गवर्नर हाउस पर ठीक उस वक्त बम गिराया जब अंदर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। पाकिस्तानी फोर्सेज अब पूरी तरह से घिर चुकी थी। उस वक्त जनरल नियाजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इंडियन आर्मी के मेजर जनरल JFR जेकब ने उन्हें एक आखिरी अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सरेंडर करने के लिए 30 मिनट हैं, वरना ढाका पर बमबारी दोबारा शुरू होगी। सोचिए उस पल को, कोई नेगोशिएटिंग टेबल नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, 30 मिनट, या तो हथियार डाल दो या तबाही के लिए तैयार रहो। इस एक लाइन में जो टेरिफाइंग फाइनलिटी थी, उसे महसूस किया जा सकता है। और उस अल्टीमेटम का असर इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। एक नया देश, बांग्लादेश, अस्तित्व में आ चुका था। पर अब सवाल उठता है, इस सब के बीच उस आर्किटेक्ट, उस निर्माता का क्या हुआ? रमेश्वर नाथ काओ की विरासत आखिर क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दिल्ली में इतनी बड़ी जीत डिक्लेयर की जा रही थी, तब काओ का रिएक्शन बिल्कुल शांत था। उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया, बस शांति से अपने नक्शे फोल्ड किए और अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ गए। पर उनकी ये लेगेसी आज भी अनसुलझी है। काओ ने अपनी मौत से पहले 1971 और सिक्किम के कुछ बेहद खुफिया राज ऑडियो टेप्स में रिकॉर्ड किए थे। उन टेप्स पर एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा है, इन्हें 2025 से पहले किसी भी हाल में खोला ना जाए। वो टेप्स आज भी वॉल्ट्स में लॉक्ड हैं। और इसके साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, जहां एक सवाल जरूर उठना चाहिए। अक्सर हम हिस्ट्री को उन इवेंट से समझते हैं जो दुनिया के सामने होते हैं, पर अगर 1971 जैसी एक पूरी कहानी, एक पूरे नए देश का बनना अंधेरों और शैडो वॉरफेयर से तय हो सकता है, तो इस वक्त बिल्कुल इसी पल इन्हीं अंधेरों में और कौन से नए राज और कौन से नए देश बुने जा रहे हैं, इस पर जरूर सोचिए।